कि मुझे कोई सा एक टेम्परेचर चाहिए, मान लो हमारे यहाँ पर कोई सा सी टेम्परेचर है, तो हमने इस वाले को इस जगह पर बोल दिया कोई सा सी टेम्परेचर, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने बोला कि वो एफ में कुछ एफ मिल रहा है हमें, ये हमने बोला। तो एक्चुअली अब हमें रिलेशन चाहिए, है ना, तो मैं बस वो रिलेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ और कुछ नहीं है, रटना तो यही है ना। वो कैसे आया, ये रिजल्ट कैसे आया, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, बस ये एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कैसे आया। तो तुम ये देखोगे कि देखो ये एंगल तो हमेशा कांस्टेंट है बेटा, है ना, tan थीटा, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस tan थीटा, दोनों को बराबर होगा ना। तो भी हम आईआईटी का एक क्वेश्चन लिखो बेटा, सब लोग आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा एक क्वेश्चन, जल्दी से इसको क्वेश्चन को सोल्व करो आप बेटा। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं मगर आपको पता होना जरूरी है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या टेम्परेचर के बारे में अपने को पूरी जानकारी हो गई, थर्मामीटर किस तरह से यूज करते हैं, थर्मामीटर को हम टंग के नीचे रखते हैं। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ अब ध्यान रखना, हम थर्मामीटर को टंग के नीचे रखते हैं, वो बताएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, तो हम नॉर्मल है। अगर आप आम में रख के चेक करते हो तो याद रखना जो भी टेम्परेचर बताए उसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐड कर देना, ठीक है। तो अगर वो चीज इससे ज्यादा निकले तो आपको फीवर है, इससे कम निकले तो आप ठंडे हो गए हो, है ना। अब अगर आप रेक्टल या ईयर से मेजर कर रहे हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का एक नया चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे एंटायर फिजिक्स में, इसका एक अलग ही महत्व होता है। इनफैक्ट आइंस्टीन के हिसाब से अगर हम बात करें तो आइंस्टीन की जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी उसके बाद उन्होंने हर सेक्टर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करे थे एक्सेप्ट दिस चैप्टर, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि आज से 100 साल पहले जैसे ये था वैसा आज भी है और आगे भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो एकदम एक्सपेरिमेंटल पर बेस्ड है, उसमें कोई बदलाव नहीं किए जा सकते और मैं तो क्या कोई भी नहीं करेगा। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर आइंस्टीन की तरफ से इतना महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने इतना महत्व दिया है, तो अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर भी इनका इस चैप्टर का महत्व तो होगा ही, सही बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है दोस्तों कि जिस भी बच्चे को यहाँ पर मैकेनिक्स अभी तक अच्छे से नहीं आई है तो उसके लिए एक खुशी की बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही कम लगने वाले हैं, बिल्कुल ना के बराबर लगने वाले हैं। क्लियर? तो अगर दोस्तों आप लोगों को मैकेनिक्स अभी तक नहीं आया है तो यहाँ पर बिल्कुल नए एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। जो पढ़ाया जाए बस उस तरह से अच्छे से पढ़ लो, आपका पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? एक और बात यहां पर हम ये बोलेंगे आपको दोस्तों कि आप लोगों ने अगर हम बात करें मैकेनिक्स की तो क्लास 11th में आप लोगों ने लगभग 7-8 महीने तक मैकेनिक्स पढ़ी होती है, जबकि आप लोग यहां पर सिर्फ 1 महीने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्लियर है क्या? और कमाल की बात यह है दोस्तों कि जितना पोर्शन, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैकेनिक्स से आएंगे आपके पास, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन नियरली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी आ जाते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही हो गई है कि वहाँ पर मैकेनिक्स सीखने के लिए हमने 7-8 महीने लगा दिए, जबकि हम 1 महीने में अगर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से कर ले दोस्तों तो हमारे नंबर उतने ही पक जाएंगे जितने वहाँ पर मैकेनिक्स में आते हैं। तो बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं, तो प्लीज़ इस चैप्टर को तो आप कतई मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर तो यहाँ पर कुछ टॉपिक तो ऐसे भी हैं जो केमिस्ट्री में भी आपने कभी ना कभी देखे हैं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर आप खुद देखिए ना कि एक तीर से 2 निशान है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो ये टॉपिक है केटीजे और थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, तो अगर आपका ये अच्छा है तो यहाँ पर फिजिक्स से भी नंबर मिलेगा और वहाँ पर केमिस्ट्री से भी नंबर मिल जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से समझ लेते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर? तो दोस्तों अगर हम बात करें नीट के लिए तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें हमेशा से मिनिमम 6 क्वेश्चन आए ही हैं, हमेशा से इसमें 6 क्वेश्चंस आए ही हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो 6 या 6 से 7 क्वेश्चन 2015, 16, 17, 18, 19 किसी भी ईयर में आप बात कर लो, आपको मिनिमम 6 क्वेश्चन तो दिख ही जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों जेई मेंस के बारे में। तो जेई मेंस में दोस्तों अगर हम बात करें जब 30 क्वेश्चंस आते थे तो नियरली 3 to 5 क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही जाते थे। ये मिनिमम बता रहा हूं बेटा, 3 से 5 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, ठीक है, जब 30 क्वेश्चन आया करते थे। तो 5 क्वेश्चन, जैसे अभी 2019 की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे पेपर में 5 क्वेश्चन भी पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। क्लियर है क्या? जेई एडवांस की बात करें
तो दोस्तों जेई एडवांस में आप ये मान के चलिएगा कि आपको पक्की बात है कि 4 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और 4 से 6 क्वेश्चन मेरे ख्याल से दोस्तों कम नहीं होते हैं, अच्छा खासा इसके अंदर से कंटेंट पूछा जा रहा है। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को इसको देखकर बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि यार ये जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नंबर दिला देगी आपको, है ना। मैकेनिक्स को सीखने के लिए आपने 7-8 महीने लगाए, जबकि इसको सीखने के लिए आपको 1 महीना अगर आपने दे दिया, ठीक है, और आपने जितनी मैकेनिक्स में मेहनत करी है उसका सिर्फ 1/5 मेहनत भी यहां पर कर दिया, तो ये मान के चलिए आप लोगों को यहां से नंबर पकाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू मैकेनिक्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा अभी किस तरीके से होता है, मगर ये जो शब्द है मेरे वो ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा ये नया चैप्टर, है ना, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों यहां पर मैं इस चैप्टर को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, एक होगा हीट और एक होगा थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों हीट के अंदर हम ये 4 चीजें पढ़ते हैं, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपांशन और हीट ट्रांसफर। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम केटीजी और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, रेफ्रिजरेटर साइकिल और ये सब भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का हमेशा क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं ऊपर से इन सब के अंदर बता देता हूं कि क्या क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि पाथ क्या है पढ़ने का। वैसे पाथ तो पता चल गया आपको कि ये पढ़ना है और फिर ये पढ़ना है, हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, अब मैं आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स बता देता हूं कि देखिए इस पूरे को खत्म करने में दोस्तों आप ये मान के चलिए कि लगभग 11 इसमें लेक्चर्स बन सकते हैं, 11 या 12 मैक्सिमम बता रहा हूं बच्चे में, 11-12 लेक्चर्स में ये पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा आपका। क्लियर है क्या? और आप यहीं पर आप देख सकते हो कि मैकेनिक्स में कितने आपको लेक्चर्स लग गए, है ना। तो यहाँ पर 11-12 लेक्चर्स में आपका ये समाप्त हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हीट के अंदर हमें जो ये पढ़ना है ये है क्या चीजें, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि यहाँ पर मेनली क्या पढ़ना होता है। तो जैसे पहला है बेटा अपना थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री मतलब थर्मामीटर, आपको समझ में आ रहा है क्या, नाम से क्लियर है। तो बेटा यहाँ पर थर्मामीटर मतलब अपने को मेनली टेम्परेचर से डील करनी है। ठीक है, टेम्परेचर से डील करना होगा कि डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे करना है, कोई नई स्केल बना दिया जाए तो किस तरह से करा जाएगा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे किसमें, थर्मोमेट्री में। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाएगी। कैलोरीमेट्री में क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ पर 2 चीज़ों को मिक्स करके उनका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ठंड का मौसम है तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये करा होगा कि हमने 2 पानी मिक्स, एक गर्म पानी लिया और एक बकेट में अपने ठंडा पानी ले लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हम, है ना, नॉर्मल बना देते हैं कि हम नहा सकते हैं उसमें से। सही बात है क्या? तो एक ये भी होता है ना, कि हम जब 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा वो फाइंड करना। अब वो 2 चीज़ कुछ भी हो सकती है दोस्तों, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है और लिक्विड वेपर भी हो सकता है, सॉलिड वेपर भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हम ऐसे मिक्स करते करते यहाँ पर बनाएंगे। और बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें बस इतना ही कुछ होता है, बस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड करना होता है। ठीक है, और थोड़े बहुत प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल भी बता दूंगा बेटा मैं आपको। यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी यहाँ पर, कि जैसे हमें जैसे पानी बॉईल करना है तो हमें पहाड़ पे जाके जल्दी बॉईल हो जाएगा कि खाई में जाएंगे तब जल्दी बॉईल होगा। अगर हमें प्रेशर कुकर में दाल पकानी है तो वो पहाड़ में जाएंगे तो जल्दी पक जाएगी या खाई में जाएंगे तो जल्दी पकेगी। कुछ ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर, है ना, केवीपीआई और इन सब में भी पूछे गए, तो यहाँ पर ये मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल है ये। तो थर्मोमेट्री और कैलोरीमेट्री, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ये टेम्परेचर से डील करता है और ये 2 चीज़ों को मिक्स करने पर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को बताता है। अब बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। हमें ऐसा लगता है कि इसमें मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। थर्मल एक्सपेंशन मतलब थर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो एक्सपेंशन आ रहा है, सीधी बात है। तो टेम्परेचर जब बदलते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होने लगता है। तो ये सब चीज़ें आपके रेगुलर लाइफ में आपने सब जगह देखी होंगी, है ना, कि आपके पास जो अपना जो दरवाज़ा है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो कभी ठंड या बारिश के मौसम में फूल जाता है। तो पहले गर्मी के मौसम में बहुत इजीली बंद हो रहा था, मगर बारिश के मौसम में अच्छे से बंद नहीं होता। उसी तरह से जो ग्लास लगे होते हैं विंडोज़ में,
तो उसमें भी बिल्कुल अगर चिपका के ग्लास लगा दिए गए हों तो विंडो के जो ग्लास है उसमें क्रैक्स आ जाता है, तो इसलिए उसमें थोड़ी गैप हमेशा छोड़ी जाती है ना, इंजीनियर के द्वारा थोड़ी गैप छोड़ी जाती है। इसी तरह से जो रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं उनके भी एक्सपेंशन होने का डर होता है, इसलिए वो इस तरह से जोड़ते हैं कि वहाँ पर एक्सपेंशन अगर हो भी जाए तो हमारा कुछ ज़्यादा घाटा ना हो, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल इसमें बहुत भर भर के हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन अपना प्रैक्टिकल लाइफ से भरा हुआ होगा, तो ये बहुत ईजी चैप्टर है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपको समझ में आ चुके हैं। ओवरव्यू क्या है इनके अंदर। लास्ट जो है ये है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में दोस्तों 3 मोड होते हैं हीट ट्रांसफर करने के। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है दोस्तों रेडिएशन। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, हम इसी को यहाँ पर डेप्थ में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, तो वो जब चैप्टर शुरू होगा तब मैं आपको बता दूंगा। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, बेटा ये आपके केमिस्ट्री में भी है, सही बात है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मो केमिस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पर इन चैप्टर को तो बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये फिजिक्स में भी काम आएंगे एज वेल एज केमिस्ट्री में भी काम आएंगे। तो यहाँ पर भी नंबर मिलना है और वहाँ पर भी नंबर मिलना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आपके लिए बिल्कुल मल्टीपर्पज हो गया ना, कि यहाँ से भी हो जाएगा और वहाँ से भी हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो इसी के साथ दोस्तों अब हम हमारे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की जर्नी शुरू करते हैं और शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है थर्मोमेट्री। क्लियर? तो हेडिंग डालिए दोस्तों, थर्मोमेट्री। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों ने हेडिंग डाल दी थर्मोमेट्री, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोमेट्री के अंदर थर्मामीटर क्या है ना। तो सबको पता है थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिससे कि हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और हम सबको अच्छे से पता होगा कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। ये अपने को पता है ना, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। अब जो थर्मामीटर होता है, तो वो जैसे अब अगर आप थर्मामीटर से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने आए, आप डॉक्टर बन गए, आप मेजर करने आए, तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ का टेम्परेचर है? आप उसके हाथ में रख दोगे, आप उसके मुंह पे रखोगे, आर्मपिट में रखोगे, कहाँ रखोगे? ये किसका टेम्परेचर है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों ये टंग के नीचे का टेम्परेचर होता है। ठीक है, कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर है तो वो उसको बुखार उखार नहीं है, कोई फीवर वीवर उसको नहीं है। क्लियर है? वो नॉर्मल है, ये एवरेज टेम्परेचर बोला जाता है। पॉइंट में आसपास वेरी कर सकता है। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा कि और भी मेथड क्या होती हैं, है ना, मेजर करने का। तो एक होता है कि आप बिल्कुल टंग के नीचे रखिए, उससे मेजर कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आप आर्मपिट में रखिए, और एक होता है रेक्टम। ठीक है, रेक्टम वाला मेथड जो रहता है वो अपने पेट्स और इनके लिए होता है ज़्यादातर। जो जैसे अब डॉगी है आपके पास मान लो, तो उसको अगर फीवर है या नहीं, तो अगर आपको चेक करना है तो आप क्या उसके मुंह पे थर्मामीटर रखोगे? उसके दांत है ना, आप समझ गए होंगे, आप उसके टंग पे नीचे रखने जाओगे वो हाथ ही खा जाएगा, या फिर वो जो आपने थर्मामीटर रखा है उसको दबा देगा आराम से, तो टूट जाएगा। तो वहाँ पर हम उसके मुंह पे नहीं रखते। असलियत में पेट्स जो हमारे पास होते हैं उनके केस में रेक्टम में यूज़ करा जाता है। थोड़ा सा हंसी आती है इसमें सुनने में, मगर हाँ, बायोलॉजिकल अगर आप थोड़ा सा साइंस वाले स्टूडेंट हो तो आपको हंसी नहीं आएगी, आपको समझना होगा कि ये मेथड्स होती हैं टेम्परेचर मेजर करने का। समझ में आ रही है बात? तो नॉर्मली हम लोग माउथ में रख के करते हैं टेम्परेचर मेजर, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर बेटा, है ना। या हम इसमें बोल देते हैं कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमें पता है। अब अगर मान लो आर्मपिट से मेजर कर रहे हो कि आपको बुखार है या नहीं है, तो दोस्तों याद रखना कि आर्मपिट का नॉर्मली अगर हम बात करें तो आर्मपिट का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम ही होता है। तो अगर आपको फीवर नहीं है तो आर्मपिट आपको शो करेगा कितना, यहाँ पर होना चाहिए लगभग 1 डिग्री कम, है ना। तो मैं -1 लिख दूं क्या इसमें से? जैसे आप मान सकते हो कि नॉर्मल अगर बात करें तो नॉर्मली ये हो जाएगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ रहे हो क्या? तो मेरा ये कहना है कि आपको तो एक ही रेफरेंस याद है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर उसके हिसाब से अगर अपन चलते हैं, तो अगर मैं आर्मपिट में मेजर करता हूं तो मैं तो बस ये करूंगा ना दोस्तों कि आर्मपिट का जो भी मैंने मेजर करा है मैं उसमें 1 डिग्री बढ़ा दूंगा, है ना, कि मुझे फीवर है या नहीं। तो अगर मान लो कि आर्मपिट वाला मुझे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रहा है रीडिंग, तो मैं क्या समझ जाऊंगा कि हमको फीवर है। क्लियर है? मैं मतलब उसमें +1 कर दूंगा। तो बस ये कहानी होती है यहाँ पर कि जो भी रीडिंग आ रही हो उसमें अगर आप +1 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देते हो तो आपको यहाँ पर
आप इस वाले रीजन में आ जाते हो, है ना, मतलब कि आपने यहां से आर्मपिट से मेजर करा है तो आप +1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐड करोगे तो हम बोलेंगे कि आपने माउथ से मेजर कर लिया, राइट। और रेक्टल का टेम्परेचर नॉर्मल जो माउथ का टेम्परेचर है उससे ज्यादा होता है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर यहां पर हम बात करें तो 99 पॉइंट, जैसे इसको भी लिख देते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं अपन 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें कुछ इस तरह से टेम्परेचर मिलेगा आपको, नॉर्मल टेम्परेचर। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि हमें फीवर है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो जो भी आंसर आए उसमें क्या करोगे आप, -1 डिग्री फ़ारेनहाइट आप कर देना। -1 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब होता है कि 0.6 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसमें भी आप बोल सकते हो कि प्लस यहां पर अपने करा 0.6 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये सब छोटी मोटी चीजें हैं मगर आपको पता होना जरूरी है। क्या आप बात समझ में आ रही है? क्या टेम्परेचर के बारे में अपने को पूरी जानकारी हो गई? थर्मामीटर किस तरह से यूज करते हैं? थर्मामीटर को हम टंग के नीचे रखते हैं। अब ये जो मैं बोल रहा हूं अब ध्यान रखना, हम थर्मामीटर को टंग के नीचे रखते हैं, वो बताएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, तो हम नॉर्मल है। अगर आप आम में रख के चेक करते हो तो याद रखना जो भी टेम्परेचर बताए उसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐड कर देना, ठीक है। तो अगर वो चीज इससे ज्यादा निकले तो आपको फीवर है, इससे कम निकले तो आप ठंडे हो गए हो, है ना। अब अगर आप रेक्टल या ईयर से मेजर कर रहे हो तो आपका नॉर्मल से एक्चुअली ज्यादा बताता है, तो आपको इसलिए जो भी आंसर आए उसमें -1 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देना है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो 99.6 फ़ारेनहाइट बता रहा है तो आप समझ जाना भैया कि मुझे बुखार नहीं है, मैं नॉर्मल हूं, ठीक है। बुखार कब होगा? जब ये 100 में जाएगा, है ना। क्लियर है क्या सबको? पक्का? चलिए तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें दोस्तों वर्क डन की, है ना, कि अगर हम यहाँ पर हीट से वर्क डन कैसे करते हैं, है ना, तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, थोड़ी सी चीज़ें हैं, फिर बाद में मैं थर्मोमेट्र के बिल्कुल मेन मुद्दे पर उतरूंगा, ठीक है। एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। जैसे कि दोस्तों मान लो कि हमें एक ब्लॉक को यहाँ से ऊपर लेके आना है, तो आप लोग क्या करोगे? सर सीधे सीधे हम मैकेनिकल वर्क कर देंगे, ठीक है। तो ये ब्लॉक यहाँ से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह पर हमने एनर्जी से काम करा, वो भी अभी मैकेनिकली काम करा, मैकेनिकली, है ना। हमने उसको उठाया, हाथ से उठा के रख दिया, तो हम ये बोलेंगे कि हमने मैकेनिकल वर्क करा, मैकेनिकल वर्क करा। अच्छा दोस्तों, अगर यही काम मैं यहां पर इस पिस्टन के थ्रू भी कर सकता हूं ना, कि अगर यहां पर इस पिस्टन के अंदर, इस गैस टैंक के अंदर ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं और यहां पर हमने एक ऊपर ब्लॉक रख दिया। अब हमने क्या करा दोस्तों कि यहां पर इस गैस को हमने हीट दिया। क्या दिया बेटा? हीट, है ना, हीट दिया। तो ये एक्सपैंड करेगा और ये अगर एक्सपैंड करेगा तो इसने थोड़ा सा उसको ऊपर लेके आ गया एच हाइट, है ना। तो ये अपना जो ब्लॉक है वो भी ऊपर आ जाएगा। तो हमने इसी कार्य को अभी अभी नॉन मैकेनिकली करा, है ना। हमने यहां पर हाथ से उठा के रखा क्या? नहीं, हमने तो हीट दिया, हीट एक एनर्जी दी इस गैस को, उनके वाइब्रेशंस बढ़े, उनके वाइब्रेशंस बढ़े तो ये एक्सपांड होना चाहा, उसने एक्सपांड होना चाहा तो ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया। तो ये कहलाया अपना नॉन मैकेनिकल वर्क। तो दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, तो वे अगर हम देखें एनर्जी के ट्रांसफर का, तो वो मैकेनिकली भी हो सकता है और वो नॉन मैकेनिकली भी हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हमारे पास मैकेनिकल वर्क भी हो सकता है, मैकेनिकल वर्क, है ना, और नॉन मैकेनिकल वर्क भी तो हो सकता है ना, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया गैस के थ्रू। ये दोनों ही हो सकते हैं, सही बात है। अच्छा दोनों इन दोनों के लिए एक चीज अपन ध्यान रखेंगे कि जो हीट वाला वर्क है, जैसे अभी हमने क्या करा कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करा मैकेनिकल वर्क में, है ना। और आप सबको पता होगा कि मैकेनिकल वर्क को भी हम कन्वर्ट कर सकते किसमें? हीट एनर्जी में, है ना। तो हीट एनर्जी और मैकेनिकल वर्क, हीट एनर्जी, है ना, और मैकेनिकल वर्क, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। तो ये जरूर लिख देना इसमें आप कि ये दोनों आपस में बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल, ये आप लिख देना यहां पर, ठीक है ना, कि हम
आपस में इन दोनों को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं कि हीट एनर्जी से हम कुछ मैकेनिकल काम कर सकते हैं या हम मैकेनिकल काम से कुछ हीट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि ये वाले का भी जो यूनिट होता है बेटा वो जूल होता है, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, राइट है क्या। मगर दोस्तों यहाँ पर जो कार्य करा गया अभी भी नॉन मैकेनिकली, वो हीट से कार्य करा गया था, है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, एक्चुअली पूरे इस चैप्टर में ही ध्यान रखेंगे, पूरे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरी में मेजरली। तो ये बात सब लोग ध्यान रखना कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल, या हम उसको नियरली 4.2 जूल भी बोल सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। देखो दोस्तों, वैसे आप लोगों को ये सब पता होगा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी देखा होगा ऐसा, ठीक है, मगर फिर भी आपको ये ध्यान रखना है ये वाली चीज़, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल के बराबर या 4.2 जूल के बराबर, राइट। वो 4.18 कब यूज़ करना है, 4.2 यूज़ कब करना है, वो आप देख सकते हो जब नंबर आपको इस तरह से दिखे कि कटने वाला हो तो आप यूज़ कर लेना उनसे, उनके हिसाब से। क्लियर है क्या। तो ये सब समझ में आया अपने को, है ना, कि हम जो है हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले तो अपने दिमाग में ये ध्यान रखेंगे, अगर कभी तुम्हारे पास ऑप्शन दिखते हैं ऐसे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये बात ध्यान रखना कि दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। क्लियर। तो ये अपन ध्यान रखेंगे, तो जल्दी से इसको लिख लो। और अब दोस्तों हम बिल्कुल मेन मुद्दे पे काम करने वाले हैं, तो हेडिंग डालिएगा दोस्तों। कुछ यहाँ पर सम डेफिनेशंस बताने वाला हूं मैं, उसके लिए अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है। तो हेडिंग डालिए आप सब लोग, सम डेफिनेशंस। तो चलिए दोस्तों, अब हम जल्दी से ये डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशंस दोस्तों आप लोगों को एज इट इज कैलोरीमेट्री में भी काम आएगी। तो इन तीनों चीजों को ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। कौन कौन सी डेफिनेशन है, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और हीट, ये तीनों ही अपने को ध्यान रखना है, कैलोरीमेट्री में भी सेम यूज होंगी। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो अब टेम्परेचर क्या है, तो हम बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि सर कोई कितना गर्म या ठंडा है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना, टेम्परेचर होता है, सबको पता है। मगर इसको साइंटिफिकली अगर दोस्तों बोला जाए ना, तो साइंटिफिकली हम यहां पर बोलेंगे, जैसे तुम सबको भी पता है कि टेम्परेचर क्यों आया, क्योंकि एटम्स मोशन में थे, रेंडम मोशन कर रहे थे, है ना, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी के कारण वो टेम्परेचर जनरेट होता है। अब क्या है ना, देखो, अगर वो गैसियस एटम है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर वो गैसियस एटम नहीं है, सॉलिड वाला एटम है, तो क्या होगा, तो वाइब्रेशन एनर्जी से वो गर्म करेगा, सीधी बात है। तो अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसको साइंटिफिकली अगर लैंग्वेज में बोले इसी डेफिनेशन को, कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना, तो साइंटिफिकली में हम ये बोलेंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल। क्लियर है क्या। इस तरह से आप बोल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का वर्ड बस बेटा अपन ने गैस में यूज करा है ना, अगर कोई और चीज हुआ तो अपन को वहां पर एनर्जी लिखना पड़ेगा ओनली, ये बात ध्यान रखना, है ना। ये तो अपन गैस के लिए अपन लिख रहे हैं, बस ये है बात, अपने को समझ में आ रही है। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, कौन कितना ज्यादा गर्म या ठंडा है। साइंटिफिकल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हम बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, है ना, फॉर द गैसेस, और अगर सॉलिड वर्ल्ड में है तो उसको आप एवरेज एनर्जी भी बोल सकते हो। तो टेम्परेचर के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया है ना, टेम्परेचर के बारे में। अच्छा, टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, आप सबको पता हो, तो जिसकी यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है ना, मैंने आपको बता रखा है पहले भी। तो इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट केल्विन, ठीक है दोस्तों, याद रखना, डिग्री सेल्सियस मतलब लिख देना, है ना। कभी भी तुमको सिंगल टेम्परेचर दिखे तो ये बात ध्यान रखना कि उसकी जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। अब आगे बढ़ते हैं। केल्विन स्केल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब केल्विन स्केल में 0 एंड है, उसके नीचे वाला टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में 0 केल्विन के नीचे कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। हम 0.000001 में जा सकते हैं, मगर 0 डिग्री टेम्परेचर जो है, 0 केल्विन टेम्परेचर जो है वो हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। साइंटिस्टों ने लैब के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर भी बनाया है, 10⁸ डिग्री सेल्सियस तक भी गए हैं, है ना, 10⁸ केल्विन तक। और जो बहुत कम डिग्री सेल्सियस अगर अपन बात करें कितना लो में गए हैं टेम्परेचर में,
तो वो नियरली स्पिन कूलिंग के हिसाब से 10⁻⁸ केल्विन तक भी गए हैं। अब याद रखना 10⁻⁸ इज नॉट अ नेगेटिव टर्म, इट्स जस्ट 0.0000001। क्लियर है क्या? ये कुछ ऐसा है, 0 केल्विन को हम कभी भी अचीव नहीं कर पाते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो चलो ये तो हो गया ऑल अबाउट टेम्परेचर। अब हमें टेम्परेचर के बारे में सारी जानकारी पता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटरनल एनर्जी और हीट। तो दोस्तों इंटरनल एनर्जी बॉडी के टेम्परेचर के कारण आती है, ये बात ध्यान रखना। जिस भी बॉडी में टेम्परेचर है तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी होगी, ये बात ध्यान रखना। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी सर बॉडी के अंदर टेम्परेचर के कारण होती है, या हम बोले बॉडी के अंदर जो रेंडमनेस होती है ना एटम की, उनके कारण उस बॉडी के अंदर एक इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, अब इस इंटरनल एनर्जी का कुछ पार्ट अगर फ्लो कर रहा हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो उस फ्लो वाली एनर्जी को बोलेंगे हम हीट। बात समझ में आ रही है क्या? अगर इस इंटरनल एनर्जी का कुछ पार्ट अगर फ्लो हो रहा है तो उस पार्ट को हम बोलेंगे हीट। दोनों डेफिनेशन एक बार आप रीड कर लो। क्या है? इंटरनल एनर्जी, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर है तो इंटरनल एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, या हम बोले ड्यू टू रेंडमनेस ऑफ द एटम, है ना, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। अब बात करते हैं हीट की। तो हीट क्या है? द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने वाला इंटरनल एनर्जी का कुछ पार्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं? हीट। और आप सबको पता होगा कि हीट हमेशा जो फ्लो होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में होती है। क्लियर है क्या दोस्तों? पक्का? तो ये सब हो गई अपने पास डेफिनेशंस किन की? टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और हीट की। क्लियर है क्या बेटा? टेम्परेचर रेंडमनेस के कारण आता है एटम्स के, जहां टेम्परेचर है वहां इंटरनल एनर्जी है, और जहां इंटरनल एनर्जी अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने लगी तो उस ट्रांसफर वाली एनर्जी को हम बोलने लगेंगे हीट। बॉडी के अंदर है तो इंटरनल एनर्जी, और ट्रांसफर हो रही है तो वो हीट एनर्जी हो जाएगी। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो अब हम कुछ बेसिक पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जल्दी से इसको रफ कर देता हूं मैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब जितना बोर होना था वो अब हम हो लिए हैं। ठीक है, जितने भी डेफिनेशंस थे वो सब हमने जितना भी सब क्लियर कर दिया है। अब जितना भी आगे का लेक्चर होगा वो पूरा इंटरेस्टिंग होगा, और जितने भी अब नंबर ऑफ लेक्चर आगे आएंगे वो सब भी इंटरेस्टिंग ही होंगे। क्लियर है क्या? तो अब बिल्कुल अच्छी तरह से मन लगा के अपने को पढ़ना है। क्लियर है क्या? ये जल्दी से मैं आपको फैक्ट कुछ बता देता हूं, उसके बाद अपन स्केल का कन्वर्जन सीख लेते हैं। ठीक है, कि कौन सी स्केल को किस तरह से कन्वर्ट करा जाता है बहुत ईजी वे में। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड होता है पायरोमेट्री, इसको घबराना मत सुन के, पायरोमेट्री और क्रायोजेनिक। पायरोमेट्री का वर्ड जब यूज करते हैं हम तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम चल रहा है। 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वैसे 800-900 डिग्री सेल्सियस पर भी जब अपन आते हैं ना तो हम पायरोमेट्री का वर्ड यूज़ करने लगते हैं। और पायरोमेट्री टेक्निक का यूज़ करके हम दूसरे मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का ही टेम्परेचर बता सकते हैं। जैसे कोई डिस्टेंस पर है, उसका अगर मैंने पायरोमीटर से ऐसे टेम्परेचर मेजर करना है तो एक गन टाइप आती है जिसके ऊपर रे उसमें पड़ती है, जैसे अपन कोरोना में अभी वो करते हैं ना, सेम वैसे ही कहानी होता है पायरोमेट्री में। पर जो कोरोना में यूज़ होता है वो अलग है ना, वो रेडिएशन वाला होता है। पायरोमेट्री वाले में क्या होता है, जब अपने पास 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाले जो टेम्परेचर होते हैं उनके ऊपर ऐसे जो गन होती है वो लगाते हैं और उसका टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। तो पायरोमेट्रिक गन जो इस तरह से जो भी मिले आपको समझ जाना, वो 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आने लगती है। ठीक है, तो 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम करने वाले को हम बोलते हैं पायरोमेट्रिक। क्रायोजेनिक का वर्ड आपको मिलेगा -150 डिग्री के भी नीचे। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में कब मिलता है, -180 डिग्री पे। ये बात तो क्लियर है। तो नियरली उसके पास ही है ना, -150 डिग्री के नीचे जब हम काम करते हैं तो हमें क्रायोजेनिक टेक्निक का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड अपन को भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुना हुआ होना चाहिए, साइंस के स्टूडेंट हो आप लोग। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम लेबोरेटरी टेम्परेचर। तो बेटा मैक्सिमम लेबोरेटरी टेम्परेचर जो हमारे पास गया है ना, वो 10⁸ केल्विन के करीब गया है। कितना? 10⁸ केल्विन के करीब। सोच लो,
आप ये समझ लीजिए कि सन का जो कोर का टेम्परेचर होता है ना बच्चे, वो 10⁻7 केल्विन के करीब होता है। कितना? 10⁻7। और हमने कितना अचीव कर रखा है लेबोरेटरी में? 10⁻8 केल्विन। क्लियर? लैब में स्पिन कूलिंग से हम लोगों ने, स्पिन कूलिंग से, स्पिन न्यूक्लियर कूलिंग से बहुत ही कम टेम्परेचर में जा पाए हैं, जो कि 10⁻8 केल्विन है बेटा। ये बात ध्यान रखना कि ये टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है ना, ना ही उससे कम हो सकता है। हम उसके बहुत करीब पहुंचे हैं, मगर कभी भी 0 को अचीव हम नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। तो लेबोरेटरी में मिनिमम टेम्परेचर जो गया है वो 10⁻8 केल्विन भी जा चुका है स्पिन न्यूक्लियर कूलिंग से। सन का जो सरफेस टेम्परेचर होता है बेटा, वो लगभग 6000 केल्विन से 7000 केल्विन के करीब होता है दोस्तों, है ना। और जो कोर का टेम्परेचर होता है मैंने आपको पहले बता दिया, 10⁻7 केल्विन होता है। ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन जो अपने पास होता है वो 98 पॉइंट ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, या बोले 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या बोले हम 310.15 केल्विन होता है ना। ये अपने को बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए, है ना, होना चाहिए याद वैसे तो, है ना। इतनी सारी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं और ये सब चीज़ें ना याद हो, है ना, टेम्परेचर वाला अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर, और ये याद ना हो तो फिर तो, है ना, डूब मरो। तो ह्यूमन के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, एक ये जो बिल्कुल बेसिक है, एसटीपी और एनटीपी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि एनटीपी में जो नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं अपन, तो वो बोलते हैं 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। ये अपने को याद रखना है। तो दोस्तों अब हम शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये इतने फैक्ट के बाद अपने को शुरू करना है अब स्केल कन्वर्जन, ठीक है, स्केल कन्वर्जन। तो अब वो शुरू कर देते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं टॉपिक अपना स्केल, ठीक है। तो दोस्तों स्केल वैसे बहुत सारी प्रकार की होती है, मगर हमें मेजरली यहाँ पर सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल को पढ़ना है। और भी स्केल होती हैं, र्यूमर स्केल, रेक्टाइन स्केल, बहुत सारी होती हैं, मगर हमें भी उन सबसे मतलब नहीं है। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, ये सब जो भी है वो सब बताने का टाइम नहीं है। हम फोकट की ये सब बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मुद्दे वाली बात, ठीक है। क्लियर है क्या? हम अपन बात करेंगे मुद्दे वाली बात, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बना रहे हैं 3 तरह की स्केल, जो कि सबसे ज़्यादा मेजरली यूज होती है। एक तो सेल्सियस स्केल होती है, एक होती है फ़ारेनहाइट स्केल, और एक होती है केल्विन स्केल। ये बात तो आप सबको क्लियर होगा ना। 3 तरह की मेजरली स्केल होती है। अब हम चौथी स्केल जो ले रहे हैं दोस्तों, वो हम कुछ भी एक अलग टाइप की स्केल ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं बेटा? क्योंकि देखो जब हमें कन्वर्जन करना है एक स्केल से दूसरी स्केल में, तो आप कर सकते हो, ठीक है, अभी हम सीखेंगे। दूसरे से तीसरे में भी कर सकते हो। मगर मान लो कोई एक नई टाइप की स्केल ही बना दी जिसका नाम आपने कभी सुना ही नहीं था, तो उसमें कैसे कन्वर्जन करा जाएगा? तो इसलिए अपन ने ये एक नई तरीके की स्केल ले ली। ये हमारी स्केल है ना। तो ये हो गई डिग्री सेल्सियस स्केल, ये फ़ारेनहाइट स्केल, ये केल्विन स्केल, और ये हमारी स्केल, ठीक है ना, हमारी स्केल। क्लियर है क्या? ये हमारी स्केल है भाई साहब, है ना। तो इसके जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो दिए जाएंगे वो हम अपनी तरफ से कुछ भी ले लेंगे, है ना। बाकी इनके तो फिक्स होते हैं, सबको पता हो। तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि कोई सी भी स्केल होगा, कोई सी भी स्केल हो, उनके हमेशा आपको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको जरूर दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही क्यों लिए जा रहे हैं सर, और ये किसके लिए जा रहे हैं? तो बेटा ये लिए जा रहे हैं पानी के। और क्यों लिए जा रहे हैं पानी के? क्योंकि इस दुनिया में हर जगह पर आपको पानी मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो पानी तो हर जगह मिल जाएगा। अब जमने का जो उसका सीन है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में सबको पता है जम जाता है, और 100 डिग्री में उबल जाता है, बॉईल कर जाता है। तो वैसे ही करके उन्होंने सबका एक फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेट कर दिया अलग अलग। क्लियर है क्या? और पानी क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि दुनिया में सब जगह अवेलेबल है। तो अब सुनिए, यहां पर बेटा अपन लेंगे सबका फ्रीजिंग पॉइंट। कितना क्या लेंगे बेटा? यहां पर सबका फ्रीजिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना, यहां सबका होगा फ्रीजिंग पॉइंट और यहां पर सबका होगा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो डिग्री सेल्सियस में हम बात करें तो ये हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये बॉयल होता है कहां पर? 100 डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट स्केल में बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये फ्रीज होता है, और यहाँ पर ये इन्होंने लिया है 212। केल्विन में हम यहाँ पर बात करें तो 273.15 होता है, और ये हो जाएगा 373.15। और हमारी वाली स्केल में जो नई स्केल है, हमने कुछ भी यहाँ पर ले लेना है,
तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं, यहाँ पर हम बोल देते हैं कोई सी बॉइलिंग पॉइंट, कुछ भी x और y हो सकता है वो। क्लियर? तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से पैमाने डिसाइड करे गए अलग अलग स्केल के। तो अब दिक्कत ये है ना कि हमारे यहाँ पर जैसे मान लो इंडिया में अगर डिग्री सेल्सियस से चलता है, तो कोई अमेरिका, लंदन, फ्रांस, कोई भी किसी भी जगह पर फॉरेन कंट्री पर मान लो वो फ़ारेनहाइट यूज़ करते होंगे, तो वो अपने यहाँ पर आए, उसने चेकअप करा, उसने बोला कि आपका जो टेम्परेचर है वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो हमारे वाले को तो समझ में ही नहीं आएगा इससे, तो ठीक है ना। तो उसको समझना होगा कि उसका इतना डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा कितना है, या हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो उसके यहाँ पर कितना है, ये अपने को समझना, इसकी अकल होना जरूरी है। सही बात है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा कि एक काम करते हैं कि हमारे यहाँ पर का जो कुछ भी एक्स टेम्परेचर होगा, मान लो सी टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस से तो हम मान लो ये सी टेम्परेचर हुआ है ना, सी, तो इसके करस्पॉन्डिंगली ये कितना एफ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, और इसके करस्पॉन्डिंगली ये कितना केल्विन टेम्परेचर है, और उसके करस्पॉन्डिंगली ये इस वाली स्केल में कौन सा टेम्परेचर आ जाता है। क्लियर? तो अब हम वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो रिजल्ट आता है, मैं आपको सीधे वो बता देता हूं पहले तो रिजल्ट आता है दोस्तों यहाँ पर C-0 अपॉन में बनता है यहाँ पर कितना 100, ये बराबर होगा दोस्तों आपके, ये मैं इसको C ही लिख दूं सीधे सीधे, है ना, C अपॉन में 100 इज इक्वल टू F-32 अपॉन में 180 इज इक्वल टू K-273.15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास, इसको बोल देते हैं स्केल रीडिंग, है ना, स्केल रीडिंग। तो ये हो जाएगा स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। आप देखोगे कि सब जगह मैंने यही करा है कि C-0 अपॉन में 100-0। क्लियर है क्या? ये अपॉन में ये वाली लेंथ, ये अपॉन में ये वाली लेंथ, देखो F-32 अपॉन में 200 माइनस 132, तो 180 आ जाएगा। तो ये करा है अपन ने। सर ऐसा क्यों करा है आपने? तो सुनो मेरी बात, ऐसा क्यों करा है आपने, तो ये आप इस तरह से देख सकते हो। देखो बेटा, अगर अब मैं सिर्फ दो को उठाऊं यहाँ पर, F और डिग्री सेल्सियस को, सिर्फ इन दोनों स्केल में कन्वर्जन करना चाहता हूं, तो 1 मिनट के लिए अपन देखते हैं कि वो किस तरह से कन्वर्जन किया जाएगा। चलिए, हम सबको बस एक ही चीज पता है कि हमारी दुनिया में पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस में जम रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो रहा है। ये हमने अपनी तरफ से बोल दिया। वो डॉक्टर आया जो भी बाहर से था, फॉरेन कंट्री से आया, उसने क्या बोला कि यार हमारे यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जमता है और 212 में उबाला जाता है, ऐसा बोला हमारे यहाँ। तो ठीक है, हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे 0 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंगली इनका जो है वो है 32, तो इनका है 32, तो हमने इसको लिख दिया 32, कोई दिक्कत, ये हमने लिख दिया, ठीक है, 0 डिग्री करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमारे जो 100 डिग्री के करस्पॉन्डिंगली, 100 डिग्री टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंगली इसके यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है 212, तो ये 212 हो गया, 212। तो अगर इन पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। वो सीखा है ना अपने 10th में, वही सीन चल रहा है। तो अपने पास 2 पॉइंट निकले बेटा, एक ये और एक ये। तो इन दोनों की लाइन ज्वाइन करो बिल्कुल बढ़िया से, है ना, ये अपने लाइन ज्वाइन कर दी। तो अब अगर आप देखोगे कि मुझे कोई सा एक टेम्परेचर चाहिए, मान लो हमारे यहाँ पर कोई सा C टेम्परेचर है, तो हमने इस वाले को इस जगह पर बोल दिया कोई सा C टेम्परेचर, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने बोला कि वो F में कुछ F मिल रहा है हमें, ये हमने बोला। तो एक्चुअली अब हमें रिलेशन चाहिए, है ना, तो मैं बस वो रिलेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ और कुछ नहीं है। रटना तो यही है ना, वो कैसे आया, ये रिजल्ट कैसे आया, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, बस ये एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कैसे आया। तो तुम ये देखोगे कि देखो ये एंगल तो हमेशा कांस्टेंट है बेटा, है ना, tan थीटा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, tan थीटा, दोनों को बराबर होगा ना। तो भैया हमने बोला tan थीटा इज इक्वल टू दिस, बेटा ये कितना होगा, तो तुम बोलेगे देखो सर वाई एक्सिस में सर ये हो जाएगा, अगर देखा तो ये F-32 है सर, और ये वाला हो जाएगा कितना C, ये वाला कितना हो जाएगा इधर से इतना लेंथ C। क्लियर है? तो हम ये बोलेंगे सर कि F-32 डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू दिस, ये कितना है बेटा 212 माइनस 32 मतलब 180, और अपॉन में ये वाला कितना है बेटा 100। तो अगर आप इसको अच्छे से सोल्व करें तो देखो ये आपके पास वही बन गया क्या, F-32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू C/100। देखो ये तो सिखाया, ये देखो यहाँ पर ये लिखा।
इसी तरह से हमने इनको भी कंपेयर करा और इस तरह से हमारा रिजल्ट बन गया। तो अब हम यहाँ पर आपको एक चीज बता देते हैं कि आपको असलियत में रटना क्या है, एक्चुअली याद क्या रखना है। तो मैं यहाँ पर बेटा इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, या आप लिख लो फटाफट पहले तो, है ना। तो रफ करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ हमको अब क्या याद करना है, ठीक है। और उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हमें जो चीज याद रखना है वो ये है कि c/10 इज इक्वल टू f-32 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू k-273.15 डिवाइडेड बाय, वैसे आप उसको नियरली 273 भी ले सकते हो, है ना। ऐसे गुस्सा मत हो जाना कि सर ये पता नहीं कितना गंदा नंबर लिखा है आपने, है ना। वो उन्होंने लिखा है, ठीक है, बुक्स में है, और जो साइंटिस्ट ने लिखा है वही वाले नंबर से अपन ने, ठीक है। तो इस तरह से ये एक हो जाएगा अपने पास याद करने का, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और एक बात ये ध्यान रखना कि अगर तुम इनमें से किसी भी चीज को इसके इक्वल कर रहे हो ना दोस्तों, तो वो जीरो लगाना मत भूलना, है ना। बेटा जीरो से जीरो काट सकते हो मगर इतने सेक्टर में काट सकते हो ना, इतने में, वहां तो अभी जीरो लिखा नहीं है, तो इज इक्वल टू के उधर कुछ भी मत कर देना, ठीक है। तो अगर जीरो काटना है तो इन तीनों के लिए काटना। इसके इक्वेट में मैं स्केल रीडिंग माइनस ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकता क्योंकि तुमने जीरो काट दिए हैं, समझ में आ रहा है क्या। और अगर लिखना चाहा तो इक्वेट में तो फिर 10 वाले को उधर भेजना पड़ेगा, है ना। अब पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें, बस ये सब है। मेनली आपको जो सच में याद रखना है वो ये है एक ही चीज कि स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। बस इस दुनिया में हमेशा के लिए ये चीज हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। बस हर जगह पर ये चीज आपको कांस्टेंट दिखेगी, चाहे कोई सी भी स्केल हो जिसका नाम आपको पता हो, जिसका नाम आपको ना पता हो, सब के लिए ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक चीज अपन ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोई सी भी स्केल हो आपको उसमें दो चीज दी जाएगी, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक फ्रीजिंग पॉइंट। क्या दिया जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपको स्केल रीडिंग दे दिया तो अब आपको वहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी स्केल रीडिंग में इतना रीडिंग है तो बताइए डिग्री सेल्सियस में कितना है, तो आप दोनों को इक्वेट करके बता देना। अच्छा दोस्तों, एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो इस तरह से होगा कि एक हमने नई स्केल बनाई, ठीक है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट दिस एंड बॉइलिंग पॉइंट दिस है। हमने एक और नई स्केल बनाई जिसका फ्रीजिंग पॉइंट दिस एंड बॉइलिंग पॉइंट दिस है। तो हमारी पहली वाली स्केल का अगर ये रीडिंग है तो बताइए इसके करस्पॉन्डिंगली दूसरी वाली में क्या रीडिंग होगी। तो क्या करोगे? ये चीज कर देना, है ना। SR1 माइनस FP1 मतलब पहली वाली के लिए सब चीजें, ये पहली वाली के लिए इजिकल टू यही पूरा कंडीशन दूसरी वाली के लिए, और क्या, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ अपन बात करें तो ये अपना चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। ये अपना चैप्टर समाप्त हो गया है। अब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। नीट वाले बच्चे ध्यान से सुनना, ये जो अभी आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चंस, उनमें से तो बिल्कुल सीधे सीधे फंस जाएंगे आपको क्वेश्चंस, है ना। और कुछ IIT के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ बच्चों, तो आप सब भी ध्यान रखना, है ना। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। और अब देखो क्वेश्चंस, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम जल्दी जल्दी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जितना भी अपन ने पढ़ा है बस उसके अंदर का ही है सब कुछ। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं कि बताइए 40 डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। देखो बेटा, आपको सबको याद हो कि जो डिग्री सेल्सियस से केल्विन का जो कन्वर्जन है वो सबसे ईजी होता है ना। वो तो सबको पता है कि 273 ऐड कर देते हैं, है ना। तो फ़ारेनहाइट में थोड़ा सा अंतर होता है, तो इसलिए मैं आपको वो पूछ रहा हूँ। 40 डिग्री सेल्सियस है तो कितना फ़ारेनहाइट होगा, कैसे करेंगे बेटा? फॉर्मूला क्या है याद करो। तो C बाय क्या होता है 10 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 18, ये होता है ना। आप इसमें काट भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी अपनी इच्छा के ऊपर है। आप इसको 5 लिख के इसको 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, C वाली की वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे अपन सर 40 डिवाइडेड बाय 10, तो वो हो जाएगा 4, ठीक है। ये कट गया अपने पास, तो ये पूरा अपने पास हो जाएगा इधर 4 इज इक्वल टू F अपने को नहीं पता -32 डिवाइडेड बाय 18। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो जल्दी से, तो ये हो जाएगा कितना 72 प्लस 32 इज इक्वल टू F, ये आ रहा है आपके पास, है ना। तो ये कितना आ रहा है बेटा आपके पास 104 डिग्री, है ना। तो F की वैल्यू कितनी आई 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका आंसर सोल्व हो गया। क्लियर है क्या? इस तरह से आपको सोल्व करना है दोस्तों, है ना।
अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ लूँ, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि 194 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो बताइए कितना होगा। जल्दी करो बेटा, 194 और ये वो क्या बोल रहा हूँ बेटा, फ़ारेनहाइट को कैसे करोगे, सेम इसी तरह से कर देना। ये वाला फॉर्मूला होता है ना, तो क्या बोलेंगे, देखो इस वाले फॉर्मूले में c/10, सर c तो नहीं पता हमें, है ना, c/10 इजिकल टू एफ हमको पता है 194, तो 194 माइनस 32 डिवाइडेड बाय बेटा कितना आ जाएगा 18, राइट। अच्छा इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो जरा, 4 में से 2 2, यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा कितना 162 डिवाइडेड बाय 18, तो ये कितने बार में कट रहा है जल्दी से बताओ। मेरे ख्याल से 9 बार में, क्योंकि 162 में अगर आप 18 ऐड कर देते हो तो 180 बन जाता है ना, तो मतलब 18 9 जा दिस, तो सी की वैल्यू मिल गई 90 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो कितना आसान था, ये तो बहुत ज़्यादा आसान लगा, है ना। ये आ जाएगा आंसर 90 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है क्या दोस्तों, 90 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से करना है दोस्तों हमने को ना, बस कैलकुलेशन ही है। अच्छा अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से समझ के बताना आप लोग, है ना। जैसे मैंने आपसे बोला जीरो, देखो मिनिमम टेम्परेचर जो हम बोल रहे हैं उसके करेस्पॉन्डिंगली सब चीज समझते हैं। मिनिमम टेम्परेचर जो होगा दोस्तों वो क्या है, तो तुम बोलोगे सर 0 केल्विन, बिल्कुल सही बात है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन बोलो या आप बोलो -273.15, ये बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा 1 डिग्री सेल्सियस मुझे बोलना हो, जैसे मान लो 1 केल्विन बोलना है जैसे, तो समझ रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो अपन बोलते हैं सर 0 डिग्री सेल्सियस के करेस्पॉन्डिंग 273.15 था, तो 1 डिग्री सेल्सियस के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा सर 273.15 में 1 को ऐड कर देना। तो सर जैसे अगर हम बोले 27 डिग्री सेल्सियस तो हम क्या बोलेंगे, तो सर 273 डिग्री सेल्सियस में 27 को ऐड कर देना, मतलब 300 केल्विन हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना तो बहुत आसान है, हम तो बदलते आए हैं, है ना। तो बस फ़ारेनहाइट में थोड़ा सा अंतर आता है, तो इसलिए फ़ारेनहाइट को अपन को करना होता है। खैर मैं तो अभी आपको इसके लिए बोल रहा हूँ, मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन है, सबको अच्छे से पता है, तो उसके करेस्पॉन्डिंगली अगर हम डिग्री सेल्सियस में पता करें तो वो ये हो जाएगा, इसके नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। अब अगर यही चीज मुझे फ़ारेनहाइट में पता करना है तो आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी क्या होगा आंसर। तो आप केल्विन वाली स्केल और फ़ारेनहाइट वाली स्केल को ज्वाइन कर देना, है ना। तो क्या आंसर आएगा आप निकालना, तो शायद वो 459.62 के करीब जाता है शायद, है ना। तो याद रखना फ़ारेनहाइट स्केल कितनी नीचे जा सकती है, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बात ध्यान रखना, है ना। 460 के करीब जा सकती है वो। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, अभी आपको जरूर लग रहा होगा कि सर ये तो फोकट की चीज़ आपने बता दी, आगे आपको पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, सब नोट कर लो फटाफट, ठीक है, कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन ये है दोस्तों सबका कि आपको डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में क्या करना है, आपको बताना है कि ये दोनों किस टेम्परेचर पे सेम रीडिंग बताएंगे। आप समझ रहे हो क्या, कौन से टेम्परेचर पे दोनों का रीडिंग सेम होगा। इन दोनों के लिए निकालो, इन दोनों के लिए भी निकालो, और इन दोनों के लिए भी निकालो। क्लियर है क्या मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इफ बोथ हैव सेम रीडिंग देन फाइंड दैट रीडिंग। क्लियर। तो बेटा कैसे करोगे, जल्दी जल्दी बताओ, स्क्रीन पॉज करो, आंसर दो और फिर सॉल्यूशन देखना। क्लियर, अपना हमेशा का रूल है ये, है ना। जल्दी से करो, कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीन पॉज कर ली थी, अब इसका सॉल्यूशन देखो, है ना। देखो अगर मैं पहला वाला सोल्व करने जा रहा हूँ, है ना, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो देखो बेटा अपन फर्स्ट वाले को सोल्व करें, तो डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट वाले को अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सर c/10 इजिकल टू f-32 डिवाइडेड बाय 18। अब क्योंकि दोनों सेम है तो इसको काम करो, x ले लो, इसको भी क्या ले लो x, दोनों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको आप करोगे सोल्व, तो ये कितना आएगा आपके पास सर, ये हो रहा है अपना, कट कर दें इसको, ठीक है, तो ये तो 18x इजिकल टू 10x माइनस 320 हो जाएगा, राइट। इसको इधर लाओगे तो ये 8 हो जाएगा, नीचे 8 चौक 32, तो x इजिकल टू कितना आ रहा है -40 डिग्री सेल्सियस, तो x इजिकल टू -40 आ रहा है, x इजिकल टू -40। तो अपने को ये बात समझ में आ गई,
-40 डिग्री सेल्सियस बोलो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, दोनों बात एक ही है। क्लियर? तो अपन ये ध्यान रखेंगे, है ना, कि -40 पर ये दोनों ही सेम हो जाते हैं। ये बात अपने को क्लियर होगी। बात करते हैं सेकंड की, मतलब कि फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, F-32 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू K - 273.15 डिवाइडेड बाय 100 10 10 10 10 10 10। तो अब दोनों बराबर है हमने बोला, तो इसको बोला अपन ने x, तो इसको भी अपन ने क्या बोला बेटा, x। अब इसे सोल्व कर लेना आप। इसे सोल्व करोगे तो भाई साहब आपको क्या मिलेगा, देखो जरा, कुछ भी गंदा सा टर्म मिलने वाला है आपको, है ना। इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं दोस्तों। ये आपके पास लगभग आ जाएगा, ये आएगा आपके पास प्लस का 574.59 आई थिंक, है ना। एक मिनट को इसको डिवाइड मार देते हैं, कितना आ रहा है, हाँ, तो ये नियरली आ रहा है आपके पास 574.159। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये आ रहा है 574.59, ठीक है, ये अपने पास आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि आप कहो या तो 574.59 डिग्री फ़ारेनहाइट या बोलो 574.59 केल्विन, दोनों बात एक ही है ना दोस्तों। ये बात तो दोनों क्लियर हो गई अपने को, मतलब ये दोनों स्केल यहां पर मैच करेंगी, ये दोनों स्केल यहां मैच करेंगी। अच्छा, तुम्हें ये भी क्लियर हो गया ना कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट है दोस्तों, तुम ऐसा मत बोलने लगना कि सर हमारी जो स्केल है ना उसका लोअर मोस्ट पॉइंट तो आपने सर 32 बोला था। बेटा 32 इज आइस वाला टेम्परेचर, उसके नीचे भी तो जा सकते हैं ना, और उसके नीचे कितना नीचे जा सकते हैं हम नेगेटिव में, तो सर हम जा सकते हैं माइनस का 470, जो मैंने अभी आपको बताया था समथिंग, है ना, कितना था वो, लगभग वो आया था अपने पास -459, मतलब लगभग 460, माइनस के 460 तक हम जा सकते हैं फ़ारेनहाइट वाली स्केल में, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो ये तो -40 गया है, तो ये तो जा सकता है ना, ये पॉसिबल है। तो ये अपना आंसर आया, ये आंसर आया। अच्छा, अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला मतलब डिग्री सेल्सियस और केल्विन, बड़ा आसान। चलो इसको किसने निकाल लिया, सबने निकाला, करें इसका आंसर पक्का। तो इसमें आंसर ये है कि भैया ये पॉसिबल ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये कभी भी बराबर ही नहीं हो ही नहीं सकता, ये कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता। आप करने की कोशिश करके देख लो। आप क्या बोलोगे सर, सी वाले में आप लिखोगे कि C/10 इज इक्वल टू, केल्विन वाली स्केल में लिखोगे आप K - 273 डिवाइडेड बाय 10, और जैसे अगर आप इनमें दोनों के x को बराबर कर देते हो तो देखो आप क्या पाओगे, x/10 इज इक्वल टू x/10 माइनस 27.3। तो बेटा ये टर्म्स ही कट जाएंगे ना, और अगर ये टर्म्स कट गए तो हम ये तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो मतलब हम ये बोलेंगे कि ये दोनों कभी भी बराबर हो ही नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना। तो अपने अभी हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने अभी क्या क्या सीखा कि सर मिनिमम टेम्परेचर जो हो सकता है वो 0 केल्विन है, या -273.15 है, या फिर वो -459.59 है डिग्री फ़ारेनहाइट में। क्लियर, इतना नीचे हम जा सकते हैं। अब हम बात करें कि किस रीडिंग पर ये दोनों सेम होंगे, तो अब हमें वो भी पता है -40, ये दोनों किस में सेम होंगे, तो वो हमने को पता है 574, और ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये बात क्लियर हो गई क्या। चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं दोस्तों, है ना। अब देखो क्वेश्चन तो वही रद्दी इसमें आते हैं, इसमें कोई ऐसा सच हार्ड क्वेश्चन तो कभी पूछा ही नहीं गया, है ना। बट हाँ, अभी IIT 2019 का क्वेश्चन मैं आपको जरूर करा देता हूँ, है ना, बाकी कुछ ऐसे हार्डवर्ड नहीं गया आज तक। यही इसी को इक्वेट करने के लिए बोल दिया जाता है कई बार, तो है ना। तो जैसे मान लो अगर आपको ऐसा दे दिया कि बताइए फाइंड द टेम्परेचर इफ डिग्री सेल्सियस स्केल जो है वो हाफ है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग के। समझ रहे हो क्या, स्केल रीडिंग जो डिग्री सेल्सियस में है वो डिग्री फ़ारेनहाइट के आधे के बराबर है ना। तो आपको बताना है वो टेम्परेचर कौन सा है। तो आप क्या करोगे, बड़ा आसान है सर, सेल्सियस फ़ारेनहाइट में चल रहा है वापस से मामला, है ना, इन दोनों का चल रहा है,
ठीक है, तो घर घर खेल लो आपस से वही फॉर्मूला, वो गंदा सा F-32 डिवाइडेड बाय 18। अब क्या करना है सर, उसने बोला कि सर डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो हाफ है फ़ारेनहाइट का, है ना। तो फ़ारेनहाइट जो भी है x है अगर, तो ये उसका आधा है सर, आधा आधा, तो आधा कर दिया अपन ने, है ना। जो भी ये है उसका जो है वो डिग्री स्केल वाला वो आधा है। सही तो करा है ना। इफ डिग्री सेल्सियस स्केल इज हाफ ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये अपना x है तो ये x/2 हो जाएगा। अब सोल्व कर दो दोस्तों, तो ये कितना हो रहा है देखो जल्दी सोल्व करने पर, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा, ठीक है, इसको अपन लिख दो x/10, ये हो रहा है x/(x-32) डिवाइडेड बाय 9। अब गंदा सा इक्वेशन बना 9x = 10x - 320। सही है क्या, सोल्व कर लेना, ये जो भी आंसर आएगा, है ना, जो भी आंसर आए सोल्व कर लेना आप। कितना आ रहा है ये, इसको इधर लिया उसको इधर लिया, तो x = कितना आ रहा है 320। सही है, एक बार देख लो ये इधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, सही है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। एक IIT का जो क्वेश्चन है बेटा उसको मैं बता देता हूँ लास्ट में, और इसी के साथ ये चैप्टर अपन यहीं पर समाप्त कर देते हैं। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया ये, है ना। IIT का एक क्वेश्चन लिखो बेटा सब लोग, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा एक क्वेश्चन, जल्दी से इसको क्वेश्चन को सोल्व करो आप सब। तो दोस्तों आई होप कि आप सब लोगों ने IIT 2019 का ये वाला जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लिया होगा, है ना। IIT 2019 का एक्चुअली JEE मेंस का ही है। आई होप कि आप सब लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। मैं एक बार आपको सबको क्वेश्चन एक बार रीड करके दिखा देता हूँ वापस से। क्वेश्चन ये है कि अ थर्मामीटर ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू द लीनियर स्केल रीड्स अ वैल्यू x0 व्हेन इन कॉन्टेक्ट विद द बॉइलिंग वाटर। देखो बेटा बॉइलिंग वाटर के साथ जब अपने रखा तो उसने x0 वैल्यू दे दिया, ठीक है, और बाद में उसने बोला है x0/3 जब उसको अपन आइस के साथ रखें। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उसका x0 है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उसका x0/3 है। मतलब ये नई स्केल बनाई है ना, नई स्केल बनाई है जिसका बॉइलिंग पॉइंट x0 बोला है और फ्रीजिंग पॉइंट x0/3 बोला है। अब क्वेश्चन में आगे इन्होंने ये बोला है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिग्री सेल्सियस इफ दिस थर्मामीटर इन द कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट रीड्स x0/2। अगर इसका टेम्परेचर x0/2 हो, मतलब स्केल रीडिंग अगर x0/2 हो जाए, तो बताइए यही स्केल रीडिंग डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। ये इनका क्वेश्चन है, क्लियर है ना, ये इनका क्वेश्चन है। तो अपन क्या बोलेंगे भैया, सर बड़ा सिंपल हो गया ये तो, जैसे फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, ये अपने को पता है। और यही चीज अपने को डिग्री सेल्सियस निकालना है, मतलब ये हो जाएगा c/100 के बराबर। तुम बोलोगे सर c/10 होना चाहिए, 100 क्यों, c/100 करेंगे, याद है ना क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 10 वाला टर्म जब आप डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन को बराबर करो तब के लिए होता है ना, और 100 लगाना पड़ेगा अगर आपने ऐसी कुछ चीज़ों को इक्वेट करा तो, है ना। चलिए तो इसमें क्या हो गया बेटा, स्केल रीडिंग बेटा आपको दी है x0/2, राइट, x0/2, अच्छे से लिख देते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा x0/2, ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट कितना है आपका x0/3, और अपान में हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट कितना x0, और ये हो जाएगा x0/3, और ये हो जाएगा c/100। तो बस आपको c की वैल्यू निकालना है, आप सॉल्व कर लो, जो भी आएगा आपका आंसर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, देखो इधर, तो ये हो जाएगा x0/6, x0 वाली टर्म कट जाएंगी सारी, ठीक है, तो ये बचेगा 1/6 और डिवाइडेड बाय कितना बचेगा बेटा, ये 2/3, तो 3 2 जा 6, राइट, तो 1/4, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारे पास, मेरे ख्याल से 400। एक मिनट रुको, ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 2 2 1/4, तो ये 25 बचेगा ना, फिर तो 25, तो आंसर आएगा आपके पास 25। क्लियर है क्या, आसान था, ये है JEE 2019 का क्वेश्चन। अब तुम इसके हिसाब से सोच सकते हो कि इसमें क्या लेवल होगा। थर्मोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन बताए मैंने बेटा वो उसके ऊपर तो कभी पूछे ही नहीं गए अभी तक, ठीक है, तो उतना ही आता है इसमें, और चैप्टर अपना यहाँ पर समाप्त होता है। क्लियर, अब जो अपना नया चैप्टर चालू होगा वो होगा कैलोरीमेट्री, उसको पढ़ना ध्यान से, क्योंकि उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसमें थोड़े चांसेस थोड़े से कम होते हैं, मेडिकल में तो फिर भी आने के चांसेस हो जाते हैं इसके भी,
मगर कैलोरीमेट्री से अपने क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, ठीक है, जेई के भी और नीट के भी, केईपीआई के भी और ओलंपियाड के भी, सबके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।